ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस और फिर थोड़ी बात पीवाईक्यू पर करेंगे। कल की क्लास से हम लोग केस स्टडी शुरू कर देंगे और उसके साथ यूनिट 6 और 7 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया नम्रता जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत शुक्रिया। ये है यूनिट 04। इस यूनिट का नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। संजना परमार नहीं आ रही शायद आजकल, और इसके साथ आज इसके साथ हम थोड़ी बात पीवाईक्यू पर भी करेंगे। समरी कैसे करें, पहले थैंक यू आ गया सीधे, नहीं भाई अभी थैंक यू नहीं, पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इसका एप्लीकेशन। आई है क्या संजना परमार? और पल्लवी पांचाल तो लगता अभी तक अनब्लॉक नहीं हुई। तो बड़ी अच्छे विद्यार्थी हैं वो। इमोशनल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल मुश्किल है भाई, कि इमोशनल इंटेलिजेंस बनना मुश्किल है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही कंट्रोल। फौजिया याद उनको करते ना जिनका नाम नहीं दिखता, आपका नाम दिख जाता है। दिखी गए तो कैसे याद करें? जो लोग दिख जाते हैं याद कैसे करता है आदमी किसको? जो नहीं है उसको याद किया जाता है। अभी नहीं दिख रहा है, सामने कोई खड़ा है, आप कहते हैं कि आपको याद कर रहे हैं, भाई वो तो सामने है। चांदनी ये तो खुदा ही जानता है, मेरे और खुदा के बीच का मामला है ये कि अभी क्लास कितने दिन और चलेगी। चलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग देखिए। आइए आइए सत्यम मिश्रा जी, देखिए ये शंकर भगवान को लेके आ गए, देर से आए आज। 3 अनुप्रयोग हम इनका देखेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इनका मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता का 3 अनुप्रयोग देखेंगे। एक एप्लीकेशन देखेंगे। अब आपको याद दिलाता हूं, मैं ना स्वार्थवाद सुखवाद जो पढ़ाया था वहां का, उसको प्रतिशत ने क्या दिखा था कि कैसे ये नैतिकता मानव की भलाई करेगी, कैसे ये नैतिकता संस्था को बेहतर करेगी, कैसे ये नैतिकता दुनिया की बेहतरी में काम आएगी। कहा था एथिक्स का 3 ही काम है, इंसान की जिंदगी बेहतर बनाना, इंसान की भलाई करना, संस्थाओं की बेहतरी करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और दुनिया की बेहतरी या भलाई। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के साइकोलॉजिकल आइडिया को समझ गए, तब इमोशनल इंटेलिजेंस को इथिक्स के साथ जोड़ना है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस तो साइकोलॉजी का आइडिया है। साइकोलॉजी के किसी आइडिया को इथिक्स में आप क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे एथिकल ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं, नैतिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और नैतिक लक्ष्य तो 3 ही होते हैं, एक इंसान की बेहतरी, उसकी भलाई, उसके जीवन की गुणवत्ता, दूसरा संस्थाओं की बेहतरी, उनको बेहतर बनाना, उनकी समस्याओं को हल करना, और तीसरा दुनिया बेहतर बनाना, दुनिया की समस्याओं को हल करना। तो हम इसे 3 भाग में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक मानव की भलाई। यह सवाल यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया है। यूपीएससी ने पूछा है कि मनुष्य की सफलता, खुशी इत्यादि के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक समझ, भावनात्मक कौशल ज्यादा काम आते हैं बजाय परंपरागत बुद्धिमत्ता के, इंटेलिजेंस के। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि आईक्यू कम काम आता है जिंदगी में, ईक्यू ज्यादा काम आता है। तो हम देखेंगे कि मानव की भलाई में ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने पढ़ा, या इमोशनल कोशेंट कह लीजिए, ईक्यू, वो कैसे काम आता है। तो मानव की भलाई में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योगदान। दूसरा, संस्था की बेहतरी में। कहां बैच नया शुरू हो रहा है आकाश, किस चीज का बैच शुरू हो रहा है? संस्था की बेहतरी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योगदान। और अभी हम इन तीनों की बेहतरी या भलाई के बाद इसका मायने भी और ओपन करेंगे कि मानव की भलाई का क्या मायने है, क्या क्या चीज है जिससे हम जोड़कर देख सकते हैं कि इससे मानव की भलाई होती है। जिन जिन चीजों से मानव की भलाई को जोड़ सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे ईआई से वो कैसे हासिल हो सकती है। ठीक। तीसरा, दुनिया की बेहतरी में ईआई की भूमिका। अब एक एक करके 3 स्लाइड में बनाने जा रहा हूं कि मानव की भलाई का मतलब क्या है, संस्था की बेहतरी का मतलब क्या है। और इन 3 स्लाइड्स को बनाने के बाद फिर हम जाएंगे मानव की भलाई वाली स्लाइड को लेंगे और उसको इमोशनल इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश करेंगे, उसकी भलाई कैसे होती है। फिर उसी तरह की दूसरी स्लाइड हम लेंगे संस्था की भलाई और देखेंगे कि वो ईआई से कैसे हो रहा है। ठीक, तो पहले जरा इसको और एलाबोरेट कीजिए। मानव की भलाई का आशय क्या है, इसके घटक क्या है, क्या क्या इसके घटक हैं। ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस है। जन्नत कहां थी तुम इतने दिन, कहां गायब हो गई थी? ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस को कहते हैं, इसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं।
ठीक है। अब जरा देखिए, एक मानव की भलाई का क्या मतलब है? एक मानव की भलाई का मतलब है मानव के चरित्र का विकास, मानव का नैतिक विकास। जैसे मानव में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सेवा भाव जैसे मूल्यों का विकास। हमको दिखाना है कि ईआई ये काम कैसे कर सकती है। मानव में अंतरात्मा की आवाज को मजबूत करना। अपने इमोजी के साथ हिमांशी उपाध्याय भी आ गई हैं। हिमांशी के पास मोनालिसा का पेटेंट है। एक लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग बनाई, उसमें मुस्कान थी रहस्यात्मक, और दूसरा हिमांशी जब आती है तो अपने साथ मोनालिसा लेके आती है। इनके आते ही चारों ओर हंसने वाली इमोजी बिखर जाती है। हंसी का खजाना है ये, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं मानव में अंतर आत्मा की आवाज का विकास। तो एक मनुष्य की भलाई इसमें है कि मनुष्य अच्छा बन जाए, एक भलाई उसकी इसमें है उसकी बुराई निकल जाए। इसी से आप कहेंगे कि मानव का सर्वांगीण कल्याण भी हो सकता है। तो दूसरा हम कहेंगे मानव की दूसरी भलाई है मानव का सर्वांगीण कल्याण। तीसरा मानव की भलाई है मानव के जीवन में पीड़ा की मात्रा कम करना, आनंद बढ़ाना। चौथी भलाई है सफलता की संभावना बढ़ाना। इंसान जो काम करे उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाए। यही सब तो है भलाई। आप और भलाई लिख सकते हैं, मानवीय संबंधों की प्रगाढ़ता बनाना। यह है कुछ मनुष्यों की भलाई। अगर इंसान के रिश्ते मजबूत हो जाएं, ब्रेकअप ना हो, और जो रिश्ते हैं उनमें भी गर्माहट हो, खाद पानी हो, ठीक तरीके से आप उन रिश्तों पर बैंक कर सकें, भरोसा कर सकें कि जरूरत के वक्त ये काम आ जाए। दूसरा, विद्यासागर सिंह ऐसा सवाल लेके आते हो इसका सर पैर नहीं समझ में आता भाई। सवाल का संदर्भ बनाया करो। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में तो इंडिया की रैंक ऊपर है नहीं, तो ये क्यों कह रहे हो कि इंडिया इतना ही अच्छा है तो हैप्पीनेस में ऊपर क्यों नहीं? अचानक इंडिया कहां से आ गया हैप्पीनेस में? इमोशनल इंटेलिजेंस तो इंडियंस का बहुत कम है। क्यों कम है ये अलग मसले हैं, उसके बाद तत्व क्या है। तुम अगर जनरल सवाल पूछ रहे हो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया पीछे क्यों है, तो मैंने कब कहा कि इंडिया आगे है। तुम अगर ये कहना चाहते हो कि आप इंडिया को नैतिक बताते हैं तो मैंने कभी बताया नहीं। मैं तो हमेशा बताता रहता हूँ कि इंडिया में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, रंग भेद, सॉरी पितृसत्ता है, अलग अलग तरह की जितनी असमानताएं सब भारत मौजूद है। भारत तो असमानताओं का जंगल है। जैसे जैव विविधता है वैसे भारत में असमानता की विविधता है। तो इतने असमानता वाले देश में कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में आप ऊपर रहेंगे? तो ये सवाल आपका जो है वो सवाल अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे कैसे मैच करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस में तो मैंने कहीं कहा नहीं कि भारत सबसे ज्यादा नैतिक देश है। इसमें यह भी नहीं कहा मैंने कि भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग अच्छी है। अब ये बात बिल्कुल वैसे ही, मान लो मैं गणित पढ़ा रहा हूं, जोड़ना सिखा रहा हूं, और अचानक एक बच्चा आए और कह दे कि न्यूटन का तीसरा नियम आपने क्यों बताया था। अरे तो भाई न्यूटन का तीसरा नियम गणित पढ़ाते समय थोड़ा सॉल्व करूंगा। ठीक वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन का संदर्भ विद्यासागर सिंह पता नहीं चल रहा है। ठीक है। और दूसरा, मैंने यहां जहां कहा कि मनुष्य की जिंदगी में खुशी बढ़ाना, अगर तुम इस बात पर सवाल पूछ रहे हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब आएगा तो मनुष्य की जिंदगी में खुशी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीयों का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। भारतीयों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी कम है, क्योंकि आपको शुरुआती क्लास में पढ़ाया था कि भारत में तो हर मां बाप अपने बच्चों को गणित पढ़ा रहा है। भारत में तो शर्मा जी और वर्मा जी के बेटों का एग्जाम्पल देकर क्या दिखाया था? गणित में जिसका कम नंबर आ रहा है उसके मां बाप उसको कोस रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो। तो पूरा देश तो हमारा गणित पढ़ाने पर लगा हुआ है। हम तो मानविकी के विषयों की पढ़ाई को 2 दर्जे का मानते हैं। साहित्य पढ़ने वाले, इतिहास पढ़ने वाले को आईआईटी करने वाले से हीन मानते हैं। तो ऐसे देश में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे हो सकती है, जहां आप जो मानवीय विषय हैं, मानवीय भावनाओं जुड़े विषय हैं, उनकी पढ़ाई को ही कमजोर मानते हैं, उसको कोई आप टैलेंट मानते ही नहीं। कहते हैं अच्छा इसको जरूर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला होगा, मेडिकल में ये नहीं जा पाया होगा, इसीलिए बीए कर रहा है। भारत में 90% लोग जो बीए करते हैं वो चॉइस से नहीं करते, मजबूरी में करते हैं, क्योंकि आईआईटी नहीं जा पाए, क्योंकि मेडिकल नहीं कर पाए। ठीक है, समझ आई? तो ईआई में ये नहीं मैंने कहा कि ईआई भारतीयों का अच्छा है, आपने पता नहीं वो कहां से ले लिया। अब मैं सवाल का जवाब भी इतना विस्तार से इसलिए दे रहा हूं कि अगर इस ये गलतफहमी बनी, हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता अगर आ जाए तो मनुष्य की क्या भलाई होगी। सर ये नहीं है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आ गई है, हमारे देश में है। ठीक है, चलिए दूसरा। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट में जिनका कमेंट पढ़ देता हूं, मतलब मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं। अगर कुछ लोगों का कमेंट मुझे लगता है कि वो बेवकूफाना है, रूड है, तो
तो उनको इग्नोर कर देता हूं, इसलिए आप भी उनको इग्नोर कर दिया कीजिए। जिंदगी में एक बात जरूर सीख लीजिए, हर आदमी की हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है, जवाब देने लायक बात का जवाब दिया जाता है। विद्यासागर का मैंने जवाब दिया इसलिए दिया कि ये बात जो कह रहे हैं वो जवाब देने लायक है, भले वो बात इस समय के लिहाज से रिलेवेंट नहीं, लेकिन उनका सवाल ठीक है। तो जिसके सवाल का जवाब देता हूं, भले वो सवाल मुझे उस समय प्रासंगिक नहीं लग रहा हो, कमजोर लग रहा है मुझे, फिर भी जवाब देता हूं, मतलब उस विद्यार्थी की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन तमाम लोग जिनकी लैंग्वेज में एरोगेंस होगा, जिनके सवाल पूछने के लहजे में पता चलेगा कि आप सवाल पूछने से ज्यादा किसी और बात में इंटरेस्टेड हैं, उनकी बातों को मैं अक्सर इग्नोर कर देता हूं। इसलिए कि तो ऑनलाइन क्लास यहाँ तुम कमेंट कर भी पा रहे हो, नहीं तो जिंदगी में तुम शायद मुझसे मिलने की भी कोशिश करोगे, नहीं मिल पाओगे। 10-12 दिन का लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं तब मिल पाते हैं। जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां जो सवाल आज जिसने लिख के दिया उसको 7-8 दिन बाद का टाइम मिलता है, क्योंकि मैं चेक करने में सवाल मुझे टाइम लगता है, आंसर चेक करके लौटाने में बहुत टाइम लगता है। 7-7, 8-8 दिन लंबा अपॉइंटमेंट होता है बच्चों का। तो ये तो आप इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म यहाँ कुछ बोल देते हैं, अदरवाइज आप मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। और हर रोज ऐसा होता है, मैंने कहा मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हजारों की संख्या में सिविल सर्विसेज में, हर रोज ऐसा होता है कि एक दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, इनका फोन आता है उठा ही नहीं पाता हूं। तो आपको कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म पर रहते हुए गलतफहमी हो जाती है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, असल में आप कुछ नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म पे जहां कमेंट करने की आपको ताकत मिली, उस ताकत का बस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस ताकत का इस्तेमाल करके आप सिर्फ क्लास में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे मेरी आपसे भी अपील है कि आप ऐसे लोग जिनके पास ना पूछने के लिए सवाल है, उससे क्लास भी ठीक ना, बड़ी सामान्य बात कह रहा हूं, लेता हूं, इसमें गुस्सा होने का मामला नहीं, बहुत भलाई और बेहतरी इसका आशय है, इसका आशय है संस्थाओं की नैतिक समस्याओं का समाधान। अब नैतिक समस्याओं का समाधान मतलब क्या है? कौन समस्या को नैतिक मानते हो? भ्रष्टाचार को नैतिक मानते हैं, कामचोरी को नैतिक मानते हैं, संस्था के आदर्शों के उल्लंघन को अनैतिक मानते हैं, नैतिक समस्या मानते हैं, पद के दुरुपयोग को नैतिक समस्या मानते हैं। तो ईआई ये सब कैसे करेगी ना? तो जैसे हम कहेंगे पद के दुरुपयोग की समस्या का समाधान, भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान, ऐसे ही कामचोरी की समस्या, ऐसी तमाम समस्याएं हमारे संस्थाओं में है। जो वंचित वर्ग है उसके प्रति सेवा के बजाय खुद को स्वामी मानने का भाव, मनमानापन करना, ये सब संस्थाओं की समस्याएं हैं। हमको देखना है कि ईआई इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती है। और दूसरा पार्ट है संस्थाओं के मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे मूल्य को मजबूत कर दिया जाए। जैसे मूल्य को मजबूत करना, जैसे टीम वर्क, जैसे लोगों में प्रेरणा का संचार। ये सब वो चीजें हैं जो अगर हम कर पाए तो संस्था की भलाई हो जाएगी। अच्छा, इंसान में जहां था ना पीड़ा की, जहां हमने बात की थी मानसिक सुख की, वहां मानसिक अवसाद वगैरह को कम करना भी शामिल होगा। और तीसरा है दुनिया की भलाई। ये जो चार्ट मैं बना रहा हूं इसका तो आपको इसमें से एक एक बात दिखानी पड़ेगी कि ईआई से आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये सब बात जानते हैं तो इथिक्स में कोई भी सवाल ईआई से पूछा जाएगा आप कर लेंगे। या तो ईआई से सवाल पूछा जाएगा इंसान के संदर्भ में कोई, या ईआई से सवाल पूछा जाएगा संस्था के संदर्भ में कोई, या ईआई से सवाल पूछा जाएगा दुनिया के संदर्भ में कोई। तीन ही संदर्भ बन सकते हैं ईआई के। इंसान के संदर्भ पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा उसका कल्याण कैसे होगा, उसका चरित्र कैसे बेहतर होगा, इससे इंसान सत्निष्ठ कैसे बनेंगे, ये सब होगा। मूल्य के बारे में सवाल, नैतिक विकास के बारे में सवाल, उनकी पीड़ा खत्म करने के बारे में सवाल, उनका सर्वांगीण कल्याण करने के बारे में सवाल, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के बारे में सवाल, ये सवाल हो सकते हैं। संस्था में होगा तो संस्था की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर संस्था के मूल्यों का सुदृढ़ीकरण करना, ये आपका सवाल होगा, ये पार्ट होगा। और तीसरा है दुनिया की बेहतरी। आपको ये सब बात मैं बता चुका हूं। कहां बताया? जहां हमने स्वार्थवाद सुखवाद पढ़ा था वहां हमने इस तरह की कुछ चर्चा की थी। दिखाया था कि स्वार्थवाद की नैतिकता कहती है कि इससे दुनिया बेहतर हो जाएगी, संस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। दिखाया था स्वार्थवाद में, एक उदाहरण दिया था आईसीआईसीआई बैंक का और स्टेट बैंक का, समझाया था कैसे आईसीआईसीआई स्वार्थवाद पर काम करता है तो वहां वर्क कल्चर बेहतर है, कार्य संस्कृति बेहतर है। दिखाया था आईसीआईसीआई में आप 3:30 बजे बैंक अकाउंट खोलने गए थे, फिर बैंक अकाउंट खोल गया, वहां कामचोरी नहीं थी। एसबीआई में कामचोरी थी क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक स्वार्थवाद की नैतिकता को मानता था। ठीक वैसे यहां हमको सीखना है कि वही वर्क कल्चर, वही टीम वर्क ईआई से कैसे बेहतर होगा। वो तो हमने इमोशनल से स्वार्थवाद से सीखा था, ईआई से कैसे बेहतर होगा। तो दुनिया की भलाई, दुनिया की बेहतर, दुनिया की बेहतर में क्या है? एक दुनिया की समस्याओं का समाधान। अब दुनिया की समस्याएं क्या हैं? जैसे पर्यावरणीय संकट का समाधान, जैसे आतंकवाद एवं
वैश्विक हिंसा को रोकना, जैसे लैंगिक यौन अपराध को रोकना, ये सब हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। शरणार्थी संकट हुआ, आतंकवाद है, पर्यावरणीय संकट है, ये दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरे पार्ट में हमारी दुनिया में सामाजिक न्याय, मानववाद, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति, ये कैसे ईआई करवा सकता है। तो अगर आप इस तरह का एक अपने दिमाग में माइंड मैप बना लेते हैं कि देखिए दुनिया के नैतिक समस्या से कोई सवाल पूछा जाएगा, तो जैसे हमने सुखवाद स्वार्थवाद से उसको हल करने का आइडिया बनाया था, अब उसको हल करने का एक आइडिया इमोशनल इंटेलिजेंस से भी बनाएंगे। तो अगर कोई सवाल पूछा जाएगा भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे, तो आपने सीखा था प्रबुद्ध स्वार्थवाद से रोक सकते हैं, आपने सीखा था परिष्कृत सुखवाद से मानसिक सुखों पर तरजीह देकर रोक सकते हैं, अब आप कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस से भी रोक सकते हैं। तो उसी भ्रष्टाचार के सवाल में जो भ्रष्टाचार की समस्या है उसको हल करने के लिए कितने आयाम आ गए आपके पास? 3। इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया, स्वार्थवाद आ गया, सुखवाद आ गया, और परसुएशन से एटीट्यूड चेंज करके भी इसको खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस तरीके से एक ही सवाल को आप कई नैतिक डायमेंशन से हल कर सकेंगे। तो चलिए, पहला जो हमारा मामला था वो है मानव की भलाई का। मानव की भलाई में ईआई का अनुप्रयोग। चलिए, अब पहली बात हम ले रहे हैं किसमें? पहली बात ले रहे हैं मानवीय चरित्र की बेहतरी ईआई से कैसे होगी, या फिर कहें सत्यनिष्ठा, करुणा, सेवा की नैतिकता, निष्पक्षता जैसे मूल्य ईआई से कैसे प्राप्त होंगे। सत्यनिष्ठा से शुरुआत करते हैं क्योंकि इंटीग्रिटी आपके सिलेबस का सबसे बड़ा मूल्य है, तो वहीं से शुरू करते हैं। देखते हैं ईआई से इंटीग्रिटी कैसे बनेगी, निष्पक्षता कैसे बनेगी। अगर ये बात सीख लिया तो मतलब कोई सवाल अगर ईआई से मूल्य पर पूछा जाएगा तो उसको जैसे मैं ईआई निष्पक्षता समझाऊंगा वैसे सॉल्व कर दीजिएगा। या फिर अगर पूछेंगे कि फला मूल्य का संकट आजकल दिखाई दे रहा है, इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, तो उस सवाल को भी आप ईआई से सॉल्व करिएगा कि मूल्यों के किसी संकट को ईआई दूर कर सकता है, जो भी आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, किसी मूल्य को ईआई से हम हासिल कर सकते हैं जिस मूल्य के आने से इंसान का चरित्र बेहतर हो जाएगा। तो पहले हम पहचानें कि मूल्य क्या है और उस मूल्य में बाधा क्या है, और फिर उस बाधा को ईआई से हटवा दें, तो सिद्ध हो जाएगा कि ईआई से के होते ही बाधाएं हटेंगी तो मूल्य आ जाएगा। दो ही तरीके से हम दिखा सकते हैं, एक ईआई का मायने दिखाएं और उससे दिखा दें कि आप उस मूल्य तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, मूल्य लें, उस मूल्य का मायने, उसकी बाधाएं, और उन बाधाओं को ईआई हटा देगी, इसलिए आप ईआई का प्रयोग कर सकेंगे। तो चलो देखो, ईआई से सत्यनिष्ठा क्या करें। पहले इसमें हम बनाएंगे सत्यनिष्ठा का आशय। सत्यनिष्ठा का क्या आशय होता है? सत्यनिष्ठा का आशय होता है हितों का टकराव ना होना। अब आप कहेंगे सर बहुत सारे मायने थे, आपने यही वाला मायने क्यों ले लिया? देखो, सिविल सेवक के लिए सत्यनिष्ठा का मायने बेसिकली यही है। दो ही मायने उसके लिए ज्यादा बड़े हैं। एक नैतिक आदर्शों, संविधान के आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा, ये वाला मायने उसके लिए है, और दूसरा हितों का टकराव न रखना। क्योंकि सिविल सेवा में जो लोग जा रहे हैं, जाते तो लोकहित के लिए हैं, लेकिन वो असल में अपना हित पूरा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? विरोधी हित लेकर सिविल सेवा में जा रहे हैं। गए हैं लोकहित के लिए, पूरा कर रहे हैं अपना हित, तो हितों का क्या पैदा कर रहे हैं? टकराव। इसलिए मैंने ये वाला मायने लिया, क्योंकि सत्यनिष्ठा में आजकल ज्यादा बड़ी बाधा क्या हो गई है, आदमी गया है सेवा करने लेकिन खा मेवा रहा है। तो जब तक वो मेवा खाने की नीयत से जाएगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने ये वाला मायने लिया, हितों का टकराव ना होना सत्यनिष्ठा का आशय है। मतलब अर्थात दो विरोधी हित एक साथ ना रखना। अब आप कहेंगे कि प्रायः व्यक्तियों में, अच्छा चलिए इसको, ये तो हो गया इसका मायने, इसको आप हटाइए। मायने के बाद चलते हैं कहां, इसमें बाधा क्या है। या आप इसका मायने और स्पष्ट करना चाहें तो कह दें कि लोकहित से टकराव वाला स्वहित ना रखना।
ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट मत रखिए आप जो पब्लिक इंटरेस्ट से टकराए, जो पब्लिक इंटरेस्ट का विरोधी हो। ठीक है, जरा देखिए, अब अगर यह मायने हो गया सत्यनिष्ठा का कि लोकहित से स्वहित ना टकराए, दो विरोधी हित आप ना रखें, दो नावों की सवारी एक साथ ना करें, तो हम जरा पहचानने जा रहे हैं कि इस तरह की सत्यनिष्ठा में बाधा क्या है। तो आप पाएंगे सत्यनिष्ठा में बाधा है, क्या क्या बाधा है। एक बाधा है सदजीवन की संकीर्ण अवधारणा। कैसी अवधारणा? स्थूल सुखवादी अवधारणा। कौन सी अवधारणा है ये उपभोक्तावादी अवधारणा है। आदमी जितना ज्यादा उपभोक्तावादी हो रहा है उतना व्यक्तिवादी होता जा रहा है, और जब व्यक्तिवादी होता जा रहा है तो अपने हित के अलावा लोकहित के बारे में सोचता ही नहीं है। इससे क्या हो रहा है? इससे स्वार्थवाद की चेतना, लालच की भावना उत्पन्न हो रही है, और आदमी लालची स्वार्थी हो गया तो ऐसा आदमी लोकहित के लिए काम नहीं करेगा, केवल अपने हित के लिए करेगा। इसका तो सत्यनिष्ठा में क्या है? बाधा है। तो जितना आदमी सुखवादी हो रहा है और सुख का कौन सा मायने ले रहा है? संकीर्ण वाला, उतना उसकी चेतना में लालच स्वार्थ भरता जा रहा है। और लालच स्वार्थ से क्या हो रहा है? इसके कारण लोकहित के साथ विरोधी स्वहित प्रबल हो रहा है। इस कारण लोगों में जा तो रहे हैं काम करने के लिए लोकहित के, लेकिन इस कारण वो काम कर रहे हैं स्वहित के लिए, इसलिए सत्यनिष्ठ नहीं रह गए। कथनी करनी में अंतर हो गया। इंटरव्यू देते हैं आईएएस का, कहते हैं आईएएस बना दीजिए, जाएंगे जनता की सेवा करेंगे, और जब बन जाते हैं तो खाते मेवा है। कथनी करने में क्या हो गया? अंतर। तो अगर आप दिखा सकें कि कुछ ऐसा होगा जिससे बदल जाएगा और ये संकट दूर हो जाएगा, तो हम कहते हैं इस तरीके से ईआई ने चूंकि ये संकट दूर किया, इसलिए सत्यनिष्ठ बनाने में मदद की। दूसरा क्यों सत्यनिष्ठा की कमी है? बी, व्यक्ति में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद जैसी चेतना का क्या हो गया है? विकास होने पर भी वह लोकहित के लिए कार्य नहीं कर पाता, या फिर कह दें संवैधानिक आदर्शों, विधियों के प्रति अटूट निष्ठा नहीं रखता, बल्कि उसकी निष्ठा अपने धर्म तथा जाति के प्रति अधिक है। उसकी निष्ठा धर्म जाति के प्रति अधिक है। तो सत्यनिष्ठ बनने में तो आपको सत्य के लिए निष्ठावान होना था। विधि के शासन वाले राज्य में सत्य तो विधियां हैं, संविधान सत्य है। सत्यनिष्ठा का मतलब सत्य, मतलब नैतिक आदर्श या सत्य। तो भारत में तो संविधान नैतिक आदर्श है, लेकिन भारतीय तो क्या कर रहे हैं? संविधान के प्रति निष्ठावान होने के बजाय हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान बन रहे हैं, इस्लाम के प्रति निष्ठावान है। भारतीय राज्य इस्लाम टकरा जाए तो बहुत सारे मुसलमान इस्लाम को चुनेंगे, भारतीय राज्य को नहीं। हिंदू आइडिया और भारतीय राज्य टकरा जाए तो बहुत सारे हिंदू हिंदू आइडिया को चुनेंगे, भारतीय संविधान को नहीं। तो दोनों विरोधी बात है। इस कारण हमारे अंदर सत्यनिष्ठा कमजोर है, क्योंकि हम जातिवादी हो रहे हैं, हम सांप्रदायिक हो गए हैं, हम लालची और स्वार्थी हो गए हैं। इन कारणों से सत्यनिष्ठा कमजोर है। ईआई क्या करेगा? ईआई इसको हटा देगा। कैसे? बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं ईआई से, लेकिन मैं आपको सरल उत्तर बता रहा हूं, इसको आप लिख पाएंगे। क्या कहेंगे? ईआई व्यक्ति में क्या करता है? जाति, धर्म जैसी बुराइयों को कमजोर करता है, और अगर कमजोर कर दे तो हम मानव के प्रति ज्यादा निष्ठावान हो जाएंगे। कैसे होगा देखना भी। और दूसरा, ईआई स्वहित या स्वार्थ पर नियंत्रण करता है। इस तरीके से ईआई सत्यनिष्ठा के जो दोनों बड़े बाधक तत्व हैं को क्या कर देता? दूर कर देता है। हमको समझना है कैसे, इधर भी समझना है कैसे। स्वहित या स्वार्थ पर नियंत्रण कैसे करता है? आपने पढ़ा है कि ईआई व्यक्ति में समानुभूति का विकास करता है। पढ़ा है ना? ईआई का घटक ही था। आप कैसे विकास करता है कल बता चुके हैं। ईआई से परार्थवाद आता है। स्वार्थवाद की जगह
परार्थवाद व्यक्ति में समानुभूति का विकास करता है। इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति की संवेदनशीलता का क्या होता है? विकास होता है। इसका तो अगर आप में ईआई बढ़ेगा तो आप में सेंसिबिलिटी डेवलप होगी, क्योंकि ईआई है ही दूसरों की पीड़ा को समझने में सक्षम करने वाला सिद्धांत या क्षमता। ईआई वाला आदमी दूसरे की पीड़ा समझता है, दूसरे की भावनाओं को समझता है। जो दूसरे की भावना और दूसरे की पीड़ा को समझने लगता है उसमें संवेदनशीलता का विकास होता है। और जो आदमी संवेदनशील बन जाता है, इससे क्या होता है? इससे परार्थ की भावना, परार्थ मतलब दूसरों के लिए काम करना, परार्थ की भावना मजबूत होती है। इस परार्थ की भावना से क्या मजबूत होती है? इससे सेवा की नैतिकता मजबूत होती है। दूसरे के लिए काम करने की भावना बनी तो दूसरे के लिए क्या करोगे? सेवा। और अगर आप दूसरे के लिए सेवा करने की नैतिकता से युक्त हो गए तो किसके लिए काम करने लगे आप? स्वहित में कि लोकहित में? लोकहित में। यही तो आपसे चाहिए था। इसलिए ईआई समानुभूति, संवेदनशीलता और परार्थ का विकास करके व्यक्ति को लोकहित की तरफ ले जाती है। और जैसे आप लोकहित की तरफ चले गए, आपका स्वहित कमजोर हो गया, वैसे जो स्वहित और लोकहित के बीच टकराव हो रहा था वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। इस तरीके से ईआई ने क्या किया? स्वहित को कमजोर करके लोकहित को मजबूत करके आप में सत्यनिष्ठा का विकास कर दिया। मैं बगल में लिख दे रहा हूं, यहां या इधर लिख दे रहा हूं। चलिए, इसे क्या हुआ देखिए। ऊपर आई समानुभूति, समानुभूति से आपने देखा विकसित संवेदनशीलता, इससे परार्थ भाव, परार्थ भाव से सेवा भाव, सेवा भाव से लोकहित मजबूत हुआ, और लोकहित मजबूत हुआ तो आप में क्या विकसित हो गई? सत्यनिष्ठा। समझाई? तो जैसे जैसे ईआई बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति में इंपैथी बढ़ेगी, इंपैथी बढ़ेगी तो उसकी सेंसिबिलिटी डेवलप होगी, सेंसिबिलिटी डेवलप होगी तो उसमें ऑल्ट्रुइज्म आएगा, परार्थवाद आएगा, परार्थवाद से सेवा भाव आएगा, सेवा भाव से लोकहित आएगा, और लोकहित जितना मजबूत होता जाएगा स्वहित कमजोर होता जाएगा, उतना स्वहित और लोकहित के बीच का टकराव कम होता जाएगा। तो आप नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। लोकहित क्या हुआ? लोकहित के सुदृढ़ीकरण से स्वहित क्या हुआ? स्वहित कमजोर, इससे टकराव समाप्त, दो हितों में टकराव समाप्त, और टकराव समाप्त होने से क्या बन गई? सत्यनिष्ठा। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इससे टकराव समाप्त होना 7 है, और ये 8 है। इस तरीके से ईआई सत्यनिष्ठा को मजबूत कर सकता है। अब जरा जाति धर्म वाले मामले पर, ये कैसे? ईआई जाति धर्म को भी समझ में आ गई बात तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लेना, रख लेना 2-4 बार, इसी को छाप देना एग्जाम में ऐसे कैसे कि ईआई इस तरीके से सत्यनिष्ठा मजबूत करेगी, और सत्यनिष्ठा मजबूत हो गई तो व्यक्ति का नैतिक विकास हो गया। दूसरा देखिए, आप समानुभूति से भी इसको कर सकते हैं, जात धर्म को। जिस आदमी में समानुभूति आएगी वो दूसरे की पीड़ा महसूस करेगा। पीड़ा का जाति धर्म से कोई संबंध नहीं, पीड़ा आदमी को होती है, पीड़ा जाति को नहीं होती। तो समानुभूति वाला आदमी इंसान को पहचानेगा, उसमें मानवीयता का विकास होगा, और मानवीयता का विकास होगा तो उस मानवीयता के विकास से वो जात धर्म से क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठेगा तो उसमें जो ये बुराइयां थी कमजोर होने से लोकहित की तरफ जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से इसको समझा देता हूं। देखिए, ईआई क्या करती है? ईआई हमारे भीतर समानता का भाव मजबूत करती है। समानता का, अगर आप में समानता नहीं है तो आप में ईआई नहीं हो सकता, क्योंकि ईआई है ही संवेगों भावनाओं को पहचानना। और वो आदमी जो इंसान को वस्तु मानता है वो संवेग भावना क्या पहचानेगा? संवेग भावना पहचानने के लिए आपकी भी संवेदनशीलता विकसित होनी चाहिए ना। तो यह समतामूलक है ना। या आप इसको एक पॉइंट से इससे यहां से जोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि आई क्या करता है? विकसित संवेदनशीलता पैदा करता है, ऐसा कर लीजिए। और विकसित संवेदनशीलता से, इसकी संवेदनशीलता विकसित हो गई, उससे समानता मजबूत होती है। समानता मजबूत होने से व्यक्ति साध्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या बन जाता है? ईआई वाले आदमी के लिए प्रत्येक व्यक्ति साध्य बन जाता है, साधन नहीं। जो आदमी मुझे आपको सबको समान मानता है वो आपको आपके जाति के तरीके से नहीं, आपके धर्म के तरीके से नहीं, ऊंच नीच के तरीके से नहीं, बराबरी के साथ ट्रीट करता है। और जब साध्य बनता है व्यक्ति तो इससे पैदा होता है मानववाद की चेतना। इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, मानवीयता की चेतना। और इस मानवीयता की चेतना से हम कहेंगे इससे जाति धर्म कमजोर होते हैं। तो ईआई वाला आदमी
मानववादी बन जाता है, क्योंकि संवेदनशील आदमी समतामूलक होगा। अगर वो भेदभाव कर रहा है तो संवेदनशील कैसे होगा? इसलिए अगर आप ईआई से निकालें संवेदनशीलता, संवेदनशीलता से समानता, समानता से प्रत्येक व्यक्ति को साध्य मानना, साध्य मानने से मानववाद और मानवीयता, और इससे कह देंगे मानवीयता और मानववाद पर बल देने वाले आदमी के लिए जाति धर्म का मायने नहीं रह जाता। इस तरह का व्यक्ति जो जाति धर्म से ऊपर उठता है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 15(1), 16(1) का पालन कर पाएगा, विधि के शासन और संविधान की अवधारणाओं का पालन कर पाएगा, उसमें निष्पक्षता पैदा होगी। इस तरीके से व्यक्ति क्या करेगा? संविधान के आदर्शों के प्रति अडिग निष्ठा बना पाएगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है जाति धर्म संप्रदाय से क्या करना है? जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठना है। इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 15(1), 16(1) में यह बात कही गई है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कौन कर पाएगा ये बात? जो इंसान को जाति के चश्मे से देखने के बजाय मानव के चश्मे से देखता, और मानव के चश्मे से कौन देख पाएगा? जिसमें समानता का भाव हो। यह क्या करता है? यही समानता पैदा करता है। समानता जितनी मजबूत होगी, मानववाद मजबूत होगा, और मानववाद मजबूत होगा तो संविधान के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी। और संविधान के प्रति निष्ठावान होना, आदर्श के प्रति निष्ठावान होना, अटूट निष्ठा रखना क्या है? सत्यनिष्ठा। इससे सत्यनिष्ठा मजबूत होगी। ठीक है, तो ये दो पार्ट आप ऐसे करके कह सकते हैं कि इसलिए ईआई व्यक्ति के नैतिक चरित्र का क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। अब आओ, ये पहली बात है। दूसरी बात जो कल तुम सुन चुके हो, इससे क्या देखा था? ईआई से और क्या होगा? ईआई से पाया था कि नकारात्मक भावनाओं की बेहतर पहचान करके उनका नियंत्रण। नकारात्मक भावनाएं कौन है? जो हमारा संबंध तुड़वाती हैं। नकारात्मक भावनाएं कौन है? जो मानसिक पीड़ा पैदा करती हैं। नकारात्मक भावनाएं कौन है? जो टीम वर्क में बाधक बनती हैं। ऐसी भावना जो आपकी सफलता खुशी में बाधक बनती, नकारात्मक है। आपकी जिंदगी में सफलता को रोकती, नकारात्मक है। आपने पढ़ा था ईआई क्या करता है? ईआई नकारात्मक भावनाओं की पहचान करके उनका नियंत्रण करता है। और दूसरा क्या पढ़ा था? सकारात्मक भावनाओं का सुदृढ़ीकरण करता है। तो ईआई वाले व्यक्ति में क्या होगा? एंगर मैनेजमेंट बेहतर होगा, हेट्रेड मैनेजमेंट बेहतर होगा, क्रोध घृणा का प्रबंधन बेहतर होगा। जितने बुरे आपके मनोभाव का प्रबंधन बेहतर होगा। और अगर आपने बुरे मनोभाव का प्रबंधन बेहतर कर लिया तो संबंध आपके क्या होंगे? टिकाऊ होंगे। आपकी स्वीकारता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इससे आपकी जिंदगी में संबंधों के प्रगाढ़ होने से क्या आएगी? खुशी। दूसरा, सकारात्मक संवेगों को आप मजबूत करेंगे, उससे आपकी स्वीकारता बढ़ेगी। यह संबंध टूटने से बचाएगा, वो संबंध मजबूत करेगा। वो कौन संवेग है? ये संवेग है जो सफलता में, संबंधों की प्रगाढ़ता में क्या है? ये सहायक। ये कौन संवेग है? मानसिक पीड़ा, संबंध टूटने। अब इसको समझा चुका हूं इसलिए उसी बात को रिपीट कर दिया। कल बताया था कि हमारे यूपीएससी की तैयारी, हमारे कुछ इमोशंस हमारे बाधक हैं। यूपीएससी खास तरह का एग्जाम है, और कहा था कि अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप मान ली क्लास में पढ़ने आए, आप टीचर से बहस करने में एनर्जी लगा दें, आप छोटी छोटी बातें बुरा मानते रहें, तो इतनी बड़ी यूपीएससी की इंडस्ट्री में कौन ध्यान देता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं? आप 2 मिनट की फ्रेम तो हासिल कर सकते हैं, प्रसिद्धि 2 मिनट की हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया में किसी को परवाह नहीं है। अरे कोई याद रखता है कब किसने क्या कमेंट किया था, कौन बुरा मान गया था, कौन भला मान गया था? क्या किया आपने? आपने नकारात्मक संवेग के कारण क्लास छोड़ दी। गुस्सा ज्यादा आ गया तो आपने बुरा मान लिया, और अपनी लर्निंग के प्रोसेस को क्या किया? रोक दिया। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आपकी प्रेरणा घटती बढ़ती रहती है। कहते से आप कंसिस्टेंटली यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते। 4 दिन बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, 3 दिन फिर आपका जो भावनाओं का ज्वार था वो भाटा हो गया। जब ज्वार भाटा हो गया तो फिर आप अगले 5 दिन वैसे ही ठंडे बस्ते में चले गए, तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कहा था हमारी भावनाएं हैं जो अंदर से हमारे पूरे व्यक्तित्व को नियंत्रित कर रही हैं। इस वाली को मजबूत बनाया, सफलता के चांसेस बढ़ गए। इस वाले को रोका, असफलता के कारक हटा दिए। इन पर क्या करना होता है? जैसे क्रोध पर नियंत्रण ना, जैसे हिंदी देख लेना, मूड स्विंग। जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते उनका मूड स्विंग बहुत होता है। अभी मूड अच्छा है फिर खराब हो गया, इनका मूड अस्थायी होता ही नहीं है। आप जब इमोशनली इंटेलिजेंट होते तो क्या करते हैं? मूड स्विंग्स का समाधान ढूंढते हैं कि जो बार बार मेरा मूड अच्छा खराब होता रहता है। ऐसे बात नहीं बनेगी, इसका कोई समाधान ढूंढना होगा। और अगर आपने मूड स्विंग का समाधान ढूंढ लिया, क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, ऐसे और भी तमाम नकारात्मक संवेग, इनका समाधान ढूंढ लिया, तो आपने आगे कंसिस्टेंसी, निरंतरता, अनुशासन आ जाएगा।
मूड बार बार भटकेगा नहीं, मन चंचल है जो भटक रहा है, यूपीएससी क्लास में लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, तो सब खत्म हो जाएगा। यूपीएससी क्लास से जब यूपीएससी लग जाएंगे, यहां से निकलने के बाद लड़का लड़की ढूंढेंगे, तो आप फिर ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस्ड होंगे। इससे क्या होगा? इससे फोकस बेहतर होगा, इससे सफलता की संभावना बढ़ेगी। हाँ, एकता मालवीय ने लिखा है, मूड स्विंग का हिंदी है कोई अस्थिरता। देख लीजिए कौन सी स्थिरता, स्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता शायद लिखा होगा उन्होंने। ठीक है, तो मान लीजिए आप उस कैटेगरी में हैं जिस कैटेगरी में अपना मूड आप नहीं संभाल पाते, आपका मूड संभालने के लिए बाहर से किसी को लाना पड़ता है, तो फिर अल्लाह ही आपकी हिफाजत करेगा। यूपीएससी में तो आपका कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए जिंदगी में भी होना मुश्किल है। अब देखिए, मान लीजिए कोई कहे कि हमारा तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से मूड ठीक होता है, शादी ब्याह हो जाएगा तो क्या करोगे? अभी मंत्री की लड़की शादी कर ली तो क्या करोगे? मंत्री की लड़की तो दूसरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाने देगी, शादी के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहने की पत्नी रहेगी, बन गई। अब पत्नी से तो मूड ठीक होता नहीं, पत्नी तो मूड खराब कर देती है। मंत्री की बेटी होगी तो चाबुक संभाल के रखेगी अपना, तुमको चाबुक से नियंत्रित करेगी। अब तुमको अपना मूड संभालना आता नहीं, मंत्री की बेटी तुम्हारा मूड ठीक होने देगी नहीं। गर्लफ्रेंड जब तक थी तब तो ठीक था, पत्नी बनने के बाद गर्लफ्रेंड वाला चाम तो खत्म। इसलिए ईआई इसका परमानेंट समाधान दे रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अगर मूड संभलवा रहे हो तो टेम्पोररी है, बैसाखी के सहारे चल रहे हो। जिस दिन बैसाखी गायब, उस दिन तुम्हारे पैर तो कमजोर हो गए, क्योंकि तुमको चलने की आदत खत्म हो गई, धराम से गिर जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर मंत्री की लड़की से ही शादी करनी है तो फिर अपने मूड का इंतजाम खुद करना होगा, वो मूड का इंतजाम नहीं करेगी। चलिए, तो अब देखिए, सफलता में भी अगर आपके मजबूत हो गया, आपको दिखाया था कि अगर एक एथिक्स का टीचर घर से एकदम सिक्योर्ड है, वहां कोई कितना ही सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं इधर एथिक्स की क्लास पढ़ाते समय थोड़े चिंतित हूं कि पत्नी का क्या होगा, उसका दोस्त फोन नहीं कर रहा होगा। मजबूत किला है, क्योंकि मैंने उसको भावना से घेर रखा है, सिक्योर्ड है। तो ऐसे में फिर मेरे संबंधों की प्रकारता क्या करती है? मुझे क्लास में अच्छा परफॉर्म करने की फोकस देती है। While teaching, I'm focused because I'm not worried about my wife. I'm not worried about my family because I have invested enough emotionally in my relationships and they're taking care of my family members. तो आप इस तरीके से क्या करते हैं? सफलता और खुशी को बढ़ा लेते हैं। मूड स्विंग खत्म हो जाते हैं तो आप अवसाद में नहीं जाते, आपको डिप्रेशन नहीं होता। बढ़िया है। तो इसलिए इस तरीके से हम कहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो पूरा मैनेजमेंट का इसका आइडिया है, इसी मैनेजमेंट से हमारी जिंदगी में खुशी को बढ़ा देगा। और एक और तरीका खुशी बढ़ाने का, सफलता बढ़ाने का, वो क्या है? आप देखेंगे कि ईआई क्या करेगी? ईआई करेगी आपकी चेतना का परिष्करण। और मिल तो आपको याद होगा ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फुर्सत मिली होगी तो मिल भी याद होगा। मिल ने कहा था मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं, और मानसिक सुख आते हैं चेतना के परिष्करण से, और ईआई आपकी चेतना को क्या कर रही है? परिष्कृत। तो जब ईआई ने चेतना का परिष्करण कर दिया तो इस चेतना के परिष्करण से क्या है? इस चेतना के परिष्करण से आएंगे, इससे मानसिक सुख प्राप्त होंगे, और मानसिक सुख प्राप्त होंगे तो आपकी जिंदगी में क्या आ गई? खुशी। असफलता की संभावना घट गई, संबंध मजबूत हो गए, मानसिक बीमारियां और अवसाद आपने कम कर लिया, और खुशी आपने बढ़ा ली, तो हो गई आपकी भलाई, सब काम तो हो गया। हो गया ना? चेतना का परिष्करण कैसे? ईआई आप में करुणा, सेवा भाव, संवेदनशीलता पैदा कर रहा है, इससे चेतना आपकी क्या हो रही? बेहतर हो रही है। इस तरीके से आप कहेंगे कि ईआई इंसान की भलाई में काम करती है, उसका नैतिक विकास करवा रही है, उसका सर्वांगीण कल्याण करवा रही है। सर्वांगीण कल्याण क्या क्या कल्याण था? भावनात्मक कल्याण, बौद्धिक कल्याण, सौंदर्यात्मक कल्याण, सामाजिक कल्याण, सब तो हो रहा है आपका। सामाजिक प्राणी बन रहे हैं, संबंध संभाल पा रहे हैं आप। बौद्धिक कल्याण से हो रहा है क्योंकि इमोशंस नहीं है केवल ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के द्वारा आप इमोशंस को संभाल रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस भी डेवलप हुआ, इमोशन भी डेवलप हुए, बौद्धिक कल्याण भी है, भावनात्मक कल्याण भी है। इस तरीके से ईआई हमारे लिए रामबाण है। तो इसको अगर समझ गए आप तो समझ गए किससे कैसे इंसान की भलाई होगी। कुमकुम सोनी, आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक विकास भी होगा कुमकुम से। बिल्कुल प्रियांशी, जिंदगी जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने और उसमें बाधा डालने में सबसे बड़े हीरो या विलन आपके इमोशंस हैं, आपका मूड स्विंग है। अगर उसको आपने साध लिया, दो चीजें बड़ी जरूरी है जिंदगी में, एक डिजायर्स को समझना कि कितनी डिजायर्स रखना ठीक है, उनका मैनेजमेंट, और दूसरा इमोशंस का मैनेजमेंट। डिजायर और इमोशन दो ऐसे घोड़े हैं आपके साथ जुटे हुए, जिन घोड़ों को जितना चाबुक से आप बढ़िया नियंत्रित करेंगे, उतना आपका ये पर्सनालिटी रूपी रथ बढ़िया दिशा में चलेगा। अगर आपका चाबुक इच्छा पर से हटा, अनियंत्रित हो गई इच्छा, तो भी आपकी जिंदगी में मीनिंग खत्म होने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप कब आप प्लॉट और फ्लैट खरीदते खरीदते खत्म हो गए। और दूसरा, अगर आपकी भावना का घोड़ा भाग गया, उसको आप पकड़ नहीं पाए, तो भी आपकी जिंदगी का मीनिंग मुसीबत में पड़ेगा। ठीक है,
तो ईआई से हमने दो चीजें अभी तक इस्तेमाल की हैं। एक इस्तेमाल किया समानुभूति को, संवेदनशीलता को, उससे दिखाया बनेगी सत्यनिष्ठा। और दूसरा ईआई वाला कंपोनेंट इस्तेमाल किया भावनात्मक प्रबंधन को। ईआई में 4 कंपोनेंट थे, भावनाओं की पहचान, समझ, आत्म जागरूकता, उसका इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे वाले का किया भावनाओं का प्रबंधन। उस प्रबंधन से दिखाया कि कैसे आपकी सफलता की संभावना बढ़ रही है, कैसे आपकी खुशी बढ़ रही है, कैसे आपके रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, इसको इस्तेमाल किया। और सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता जैसे चरित्र के गुणों को विकसित करने में हमने संवेदनशीलता और समानुभूति वाली बात का इस्तेमाल किया। इस तरीके से ईआई के 4 घटकों में से 2 घटकों को इस्तेमाल करके क्या दिखाया कि इससे आपकी भलाई हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ। और निकाली है। अरे दोनों पक्षों को ईआई क्यों होना चाहिए? जब तुम्हारे पास ईआई होगा तो तुम जब रिश्ता नाता बनाने जाओगे, क्या बताया था, भारत में लोग लड़की देखने जाते हैं तो 2 काम करते हैं परंपरागत भारतीय। एक, लड़की दिखती कैसी है ये देखते हैं, सुंदर कितनी है। और दूसरा, कुंडली मिलवाते हिंदू लोग, कहते 36 गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये करते ना। लेकिन अगर आपका ईआई बेहतर होगा तो आप क्या मिलाएंगे? आप कुंडली नहीं मिलवाएंगे, आप उस और लड़की के लुक्स को तो आप जो देखेंगे वो तो आप पर है, लेकिन आप लड़की के इमोशनल पर्सनालिटी को जज करेंगे। और इमोशनल पर्सनालिटी को जज करके पता कर लेंगे कि लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में कंपैटिबल रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो आप शादी उससे नहीं करेंगे। तो ईआई वाला आदमी सही डिसीजन भी तो लेता है, क्योंकि जब वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है तो दूसरे आदमी के इमोशंस को पहचान लेता है, समझ लेता है किससे दोस्ती मेरी नहीं चलेगी। जैसे मान लो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं, अब मुझे कोई आए प्रपोजल लेके कि आप इस कोचिंग में पार्टनर बन जाइए, और मान लो मैं समझता हूं कि मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत कुछ प्रिंसिपल्स को लेके एकदम अडिग रहता हूं, उन प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, और मैंने देखा कि दूसरा आदमी जो बातचीत करने आया बार बार मुझे लालच दे रहा है कि आप इस प्रपोजल में आइए, बहुत फायदा होगा आपको, हम लोग कुछ ही दिन में ऐसा मार्केट में कर देंगे। तो जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंट होऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा अवसरवादी आदमी है, ये मुझे लालच दे रहा है और इसके साथ मेरा निभेगा नहीं। तो चाहे उसने मुझे कितना ही बड़ा ऑफर क्यों ना दे दिया हो, मैं इस कोचिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं समझ लूंगा इसमें लंबा चल नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी टाइप अलग अलग है। तो ये वाला आदमी क्या करता है, ये वाला आदमी दोस्ती में, संबंधों में, प्रपोजल्स में, बिजनेस डील में केवल ये नहीं देखता कि ऑफर क्या है, ये देखता जिसके साथ वो काम करने जा रहा कौन है, उसकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कितनी है। इसलिए आप अकेले इमोशनल इंटेलिजेंट हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप पहचानेंगे उसी आदमी को जो आपके साथ कंपैटिबल है। दूसरे का क्या करना है। अच्छा, इधर कुछ और ही चल रहा है क्या? चलिए, तो ये बात अगर आप समझ गए तो पहली बात समझ गए। दूसरा देखो, ठीक ऐसे अगर आप आएंगे और कहेंगे दुनिया की नैतिक समस्याओं का समाधान कैसे करेगा ये, तो ये बात भी निकालना अब आसान होगा। जैसे मान लीजिए 2 तरह की हिंसा है। एक सपोज कीजिए दुनिया में आतंकवाद, टेररिज्म, सेक्स वायलेंस, ये भी हिंसा है। सेक्स वायलेंस को इसलिए लिया क्योंकि इसको लोग पहले पढ़ भी चुके हैं और यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, तो इससे हम इसको कर सकेंगे। ईआई वाला गांव वालों जिनकी बात आप कर रहे हो उनके चक्कर में फंसेगा ही नहीं। ऐसे गांव वालों ने क्या तीर मार लिया इतने दिनों में, जब अपने समाज की रूढ़ी नहीं खत्म कर पाए 1000 साल में, तो उनको अपने आप को जज करने देना खुद ही मूर्खता है। आप ना जजमेंट, कोई आदमी विक्षिप्त हो सड़क से, एक आदमी मान सड़क पे पागल है, टहल रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, आप उससे झगड़ पड़िए, इसका तो अपना मूल्यांकन पागल आदमी से करवा रहे हैं, और फिर कहते हैं पागल आदमी तुम्हारी सुन ही नहीं रहा है, वो तो हमको बेवकूफ समझ रहा है, हमको बुरा भला कह रहा था, तो उससे बड़े पागल तो तुम हो। फिर जो तुम यही समझ रहे हो कि उस आदमी से तुम्हारे लड़ने का मतलब क्या है, वो तुम्हारा बेंचमार्क तय करेगा, वो तुम्हारा मूल्यांकन करेगा। तो अगर आप अपने समझदार या बेवकूफ होने का मूल्यांकन खुद ही बेवकूफों से करवाना चाहते हैं, अब सारे गाँव वालों को बेवकूफ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिनको आप समझते हैं कि वो किसी समझदार आदमी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वही बात हो गई कि दुनिया का बड़े से बड़ा विचारक है, उसको गांव भेज दीजिए, कह दिया उसने तो कह दिया कांट बेवकूफ था, उसने सुकरात को बेवकूफ कह दिया। अरे तो उस गांव वाले कहे सुकरात बेवकूफ हो गया क्या? आप सुकरात का मूल्यांकन गांव वाले से करवा रहे हैं, कांट का मूल्यांकन गांव वाले से करवा रहे हैं। जिस गांव वाले की समझ इतनी छोटी सी है उसके सामने कांट बहुत विशाल महासागर है। तो ये भी तो पता चलना चाहिए। एक पीएचडी स्कॉलर की थीसिस एक कक्षा 3 के विद्यार्थी को दे दीजिए, 3rd ग्रेड के स्टूडेंट को दे दीजिए, तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, कहते पीएचडी थीसिस बताओ, कहते बड़ा मुश्किल लिखा, बकवास है, मजा नहीं आया, आके लो तुम्हारी थीसिस बकवास है। ये कोई मूल्यांकन का तरीका थोड़े होता है। तो भाई ये भी तो देखो किससे जजमेंट अपना करवा रहे हो। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी ये देखा करिए क्लास में भी किससे जजमेंट कर रहे हैं, किससे उलझ रहे हैं, क्या स्तर है, वो बात भी समझा करिए, तभी उसके बाद ये बात देखा करिए। चलिए
अब देखिए, यौन हिंसा, आतंकवाद जैसी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान एआई अगर कर दे तो हम कहेंगे हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है। और ये बात मेरे ख्याल से बड़ी आसान है आपके लिए। कैसे? आप जब ये समस्या देखते हैं तो आप देखते हैं समस्या का कारण, और जो कारण हो अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस से दूर हो जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस का कारण दूर हो जाए, तो हम कहते हैं वो समस्या भी दूर हो जाएगी। जैसे इसका कारण क्या है? इसका कारण है कट्टरता। कट्टरता इसका कारण है अनियंत्रित क्रोध। इसका कारण है हिंसा की चेतना। इसका मतलब दुनिया में जो आतंकवाद है उसका एक कारण है आदमी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, किसी को बंदूक से गोली मारने के लिए तैयार है, बम ब्लास्ट करके उड़ाने के लिए तैयार है, हिंसा की चेतना बन गई उसमें, क्रोध अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी को मारने भी नहीं सकता है, और कट्टरता उसमें ज्यादा है। इसका समाधान तो यही है कि तुमने क्या पढ़ा था, एआई ट्रेनिंग से डेवलप की जाती है। सबसे खास बात क्या है इसकी? खास बात है कि एआई किसी की भी ट्रेनिंग से डेवलप की जा सकती है। हमारे स्कूलों में एआई की ट्रेनिंग दी जाए, सारे बच्चों में एआई डेवलप हो जाएगा। पढ़ाया था कि इंटेलिजेंस तुम्हारा जन्मजात होता है, इंटेलिजेंस जन्मजात होता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग से आता है, सीखा जाता है। इसलिए कहा था कि अगर हम योग्यता का पैमाना इंटेलिजेंस को बनाएंगे तो दुनिया में असमानता फैलेगी, क्योंकि कुछ लोग जो जन्म से इंटेलिजेंट हैं वही सारी जगहों पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप योग्यता का पैमाना इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाएंगे तो हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस तो सबको सिखाया जा सकता है, सबको सिखाया जा सकता है, तो सब योग्य बन जाएंगे। समझ आई? तो इस तरीके से अगर हम क्या दिखा दें, इनका नियंत्रण हो सकता हो किसी चीज से। किसका? किसका? कट्टरता का। कट्टरता का नियंत्रण किससे होगा? इसका नियंत्रण होगा सहिष्णुता से। तो क्या ईआई टॉलरेंस पैदा कर सकती है? अगर ईआई इंसान में टॉलरेंस बढ़ा देगी तो कट्टरता कम हो जाएगी, और कट्टरता कम होगी तो आतंकवाद घटेगा। ठीक वैसे क्या ईआई क्रोध और हिंसा को रोक सकती है? और क्रोध हिंसा कैसे रुकेगा? क्रोध हिंसा रुकेगा किससे? ये रुकेगा करुणा, समानुभूति, इससे, समानता के मूल्य से। अगर किसी आदमी के अंदर समानता का भाव आ जाए, किसी आदमी के अंदर संवेदनशीलता, करुणा आ जाए, तो उसमें क्रोध और हिंसा की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आतंकवाद को अगर आपको रोकना है तो कंपैशन, इंपैथी और टॉलरेंस, तीन चीजें चाहिए। अगर ईआई इनको डेवलप कर दे तो हम कह देंगे ईआई से आतंकवाद की समस्या का मनोवैज्ञानिक समाधान संभव है। ठीक इस तरीके से यौन हिंसा। यौन हिंसा का कारण क्या है? यौन हिंसा का कारण है स्त्रियों का वस्तुकरण, स्त्रियों को उपभोक्ता वस्तु मानना, स्त्रियों के प्रति समानता के मूल्य का अभाव, स्त्रियों को साधन मानना। कैसा सुखवाद? स्थूल सुखवादी नैतिकता। एक आदमी जिसमें केवल उपभोक्तावाद है, जो केवल शारीरिक सुख चाहता है, वो स्त्रियों के साथ यौन हिंसा करेगा। जिसने स्त्रियों को साधन मान लिया है वो स्त्रियों के साथ यौन हिंसा करेगा। अगर आप ये दिखा दें पितृसत्ता की चेतना है वो यौन हिंसा करेगा। अगर आप दिखा दें कि ये सारी बातें ईआई से कंट्रोल हो सकती है तो हम कह देंगे ईआई यौन हिंसा को भी रोक लेगा। अब जरा देखो सहिष्णुता कैसे आती है। यहां मैंने कहा पहले समझ लो फिर कुछ छाप दूंगा। सहिष्णुता कैसे आती है? सहिष्णुता आती है टॉलरेंस। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी की स्पेलिंग सही रहे तभी बात कम्युनिकेट होगी। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आवर, घंटा, आप उसकी स्पेलिंग जैसे बोलते हैं वैसे लिख दें। आवर कैसे लिख दें? ओ यू आर, तो गलत होगा ना। आवर बोला जाता है, लिखा वैसे नहीं जाता। वैसे फिलिस्तीन बोला जाता है, वैसे लिखा नहीं जाता। देश का नाम ही गलत कर दोगे तो कैसे समस्या होगी? देश का नाम पैलेस्टाइन है। अब पैलेस्टाइन का जब नाम ही ठीक नहीं होगा तो हिंसा कैसे रुकेगी? पता चला हिंसा रोकना चाहते पैलेस्टाइन में और रुकवा रहे फिलिस्तीन में, जो दुनिया में ही नहीं कहीं। या तो आप हिंदी की देवनागरी भाषा का प्रयोग कीजिए और फिलिस्तीन लिखिए, और या फिर अंग्रेजी में पैलेस्टाइन लिखिए। आइए देखिए, पहला जो मामला था सहिष्णुता का। सहिष्णुता कैसे विकसित होती है? सहिष्णुता का मतलब होता है अपने विचारों के अलावा दूसरे के विचारों को भी सुनना समझना। तब आप जब अपने विचार के अलावा दूसरे के विचार को भी सुनते समझते हैं तब आप में विकसित होती है सहिष्णुता। वो आदमी जो दूसरे के विचार को सुनने के लिए तैयार नहीं,
उसमें सहिष्णुता का विकास नहीं हो सकता। सहिष्णुता पढ़ाया था आपको, अनिकांतवाद है, संवेदनशीलता है, सहिष्णुता का मतलब दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान है। तो ईआई कैसे करता है इसको? ईआई में आपने देखा कि हम दूसरे की भावनाओं को तरजीह देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एथिक्स का टीचर कोचिंग पढ़ा के जाता है, उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उससे कह रही कि आज खाना खाने चले, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपनी पत्नी की भावना को महत्व देता है और खाना खाने चला गया। इसका मतलब ईआई क्या करता है? आपको अपने नकारात्मक संवेगों को कंट्रोल करवाता है, आपकी सहनशीलता बढ़ाता है और दूसरे के पक्षों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ा देता है। जैसे पढ़ाया था कि ऐसे नहीं कंट्रोल कर लिया कि उसने कहा कि आज खाना खाने चलें, आपने गुस्सा तब कंट्रोल किया था, एथिक्स के उस टीचर ने गुस्सा तब कंट्रोल किया था जब उसने पूरे उस गुस्से के आइडिया पर पहले विचार किया था। कहा पहले उठ के चला गया, 2-3 मिनट जवाब ही नहीं दिया, सोचा, एनालाइज किया कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो जिस पत्नी ने अपना कैरियर छोड़ दिया मेरे लिए, जो घर गृहस्थी संभाल रही है, इससे मेरे संबंध में दरार आएगी, इसलिए मुझे उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए। लाभ हानि पर विचार किया, क्या फायदा होगा गुस्सा करने से, और ऐसी प्रक्रिया से धीरे धीरे अपनी पत्नी के पक्ष को समझने में सक्षम हुआ कि जब वो खाना खाने की बात कह रही है तो दिन भर घर पर रहती है। टीचर के तौर पर तुम कोचिंग पढ़ा के आए, इससे उसकी जिंदगी में जो वैक्यूम है पूरा कैसे हो गया? आपने दूसरे के पक्ष को समझा, तो आपने क्या किया? खाना खाने की बात को एक्सेप्ट कर लिया, कहा हाँ रेस्टोरेंट चलेंगे खाना खाने। ईआई वाला आदमी क्या करता है? दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानता है, क्योंकि उसी के साथ रिस्पॉन्स देता है। क्या पढ़ाया था? ईआई भावनाओं का प्रयोग करने की क्षमता और कौशल है, कब कितनी भावना कहां कैसे इस्तेमाल करें। और इसका मास्टर आदमी जो अलग अलग तरह की भावनाओं का इस्तेमाल जानता है, वो दूसरे व्यक्ति के आधार पर भावना इस्तेमाल करता है। इस व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ईआई वाला आदमी क्या होता है? सेल्फ टॉक करता है, एनालिसिस करता है इमोशंस की, दूसरे के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर रिस्पॉन्स देता है, किस व्यक्ति के साथ कैसा रिस्पॉन्स देना इसका ख्याल रखता है। इस सब प्रक्रिया से क्या होगा? इस सब प्रक्रिया से आप दूसरे के दृष्टिकोणों को महत्व देने लगते हैं। जब दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं तो आप में क्या विकसित होता है? लोकतांत्रिक एटीट्यूड, दूसरे के मत को समझना, दूसरे के पक्ष को समझना। और इसी लोकतांत्रिक एटीट्यूड से दूसरे के पक्ष को, दूसरे के मत को समझने की जो क्षमता बनती है आप में, उससे पैदा होती है सहिष्णुता। तो मैं ईआई से सहिष्णुता का एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दूंगा। उस सहिष्णुता से जितनी सहिष्णुता आप में विकसित होती जाती है, उतनी कट्टरता आपकी रुकती है। ध्यान रखो, आतंकवाद में धार्मिक कट्टरता है, लेकिन एक पति भी अगर अपनी पत्नी की बात को आउटराइटली खारिज कर दे रहा है कि तुम चटोरी हो, खाना मंगवा लिया करो, तुम सिनेमा देखने चले जाओ, तो भी कट्टर है, क्योंकि दूसरे पक्ष की किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसमें कट्टरता है। ईआई हर तरीके की कट्टरता को रोकती है, और अगर ईआई कट्टरता को रोकती है तो इससे कट्टरता रुकने से सहिष्णुता बढ़ेगी, सहिष्णुता बढ़ेगी तो आतंकवाद रुकेगा। क्योंकि आतंकवादी क्या है? वो कट्टरता में अंधा हो गया है, वो कह मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरी बात ही श्रेष्ठ है, मेरी किताब श्रेष्ठ है। वो दूसरे का दृष्टिकोण सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आप दूसरे का दृष्टिकोण सुनने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब आप में ईआई नहीं है। ईआई विकसित होते ही आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे, नंबर 1। दूसरा, आपने देखा था ईआई से समानुभूति पैदा होती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, सेवा की नैतिकता पैदा होती है। उससे क्या होगा? उससे करुणा, उससे करुणा से मैं किसी का गला नहीं काट पाऊंगा, किसी की हत्या नहीं कर पाऊंगा, दंगे में किसी की जान नहीं ले पाऊंगा। इस तरीके से 2 बातें हैं जिनसे आतंकवाद को रोक सकते हैं। तो एक पक्ष क्या था? ईआई में क्या होता है? ईआई में दूसरों की भावनाओं की समझ, दूसरों की भावनाओं की समझ के आधार पर निर्णय, इससे अलग अलग दृष्टिकोणों से जुड़ी भावनाओं को सुनने, स्वीकार करने के लोकतांत्रिक आवृत्ति का विकास, और इससे सहिष्णुता के मूल्य का विकास। जितना आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, उतना दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के बाद इमोशनल रिस्पॉन्स देंगे, और ऐसा करते करते आप दूसरे के मतों, दृष्टिकोणों को समझते समझते उनकी भावनाओं से जुड़े अलग अलग मतों, दृष्टिकोणों को स्वीकार करने में सक्षम होने लगेंगे। इससे आप में लोकतांत्रिक आवृत्ति विकसित होगी, इससे सहिष्णुता का मूल्य विकसित होगा। दूसरी बात आपने देखी थी कि ईआई से समानता बढ़ती है, समानता से भी सहिष्णुता बढ़ती है, क्योंकि आप दूसरे आदमी को अपने से इंफीरियर नहीं मानते, इसलिए उसके मत को भी समान महत्व देते हैं। तो दूसरी बात आप देखेंगे, ईआई से क्या? समानता का विकास, और समानता के विकास से दूसरे के मत को क्या करेंगे? समान महत्व, और समान महत्व से दूसरे के मत के प्रति सहिष्णुता। अब तीसरी बात आपने देखी थी कि ईआई से समानुभूति, इससे सेवा, इससे करुणा, और इससे हिंसा पर नियंत्रण। और चौथी बात देखी थी आपने, ईआई से
क्रोध जैसे नकारात्मक संवेग का प्रबंधन। जितने आतंकवाद के घटक थे सब कंट्रोल हो गए। समानता से सहिष्णुता बनी, करुणा से हिंसा रुकी, इधर अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने से सहिष्णुता बनी, और उधर क्रोध का प्रबंधन हो गया। क्रोध रुका, हिंसा रुकी, कट्टरता कम हुई, सहिष्णुता बढ़ी, तो आतंकवाद क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब आतंकवाद को दुनिया में इमोशनल ट्रेनिंग से रोका जा सकता है। अगर इंसानों को प्रारंभिक शिक्षा में इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया जाए, उनकी संवेदनशीलता का विकास किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो एक बार इमोशनल इंटेलिजेंट होने पर उनमें करुणा संवेदनशीलता अगर विकसित हो गई, टॉलरेंस विकसित हो गया, तो आतंकवाद की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेगा? इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आतंकवाद का क्या हो सकता है। ठीक ऐसी बात यौन हिंसा में अप्लाई कर सकते हैं। यौन हिंसा में भी स्त्रियों के प्रति जब वस्तुकरण का भाव है, इसका मतलब आपकी चेतना का परिष्करण नहीं हुआ है, आप केवल स्थूल सुख तक रुक गए। यह क्या करेगा? स्थूल सुख से आपको किधर ले जाता है? मानसिक सुख की तरफ। मानसिक सुख वाले आदमी में चेतना का परिष्करण हुआ है, तो यौन हिंसा से रुकेगा। स्त्रियों की भावनाओं को आप समझेंगे, यौन हिंसा से रुकेंगे। समानता का भाव पैदा होगा, यौन हिंसा से रुकेंगे। बस क्या होगा? सहिष्णुता वाला एलिमेंट वहां से हट जाएगा। यौन हिंसा रोकने में सहिष्णुता नहीं आएगी, आतंकवाद रोकने में सहिष्णुता आ रही थी, लेकिन बाकी समानता, संवेदनशीलता, करुणा, ये सब यौन हिंसा रोकने में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे आतंकवाद में। ठीक है, तो अब अगर ये बात समझ गए तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ईआई के अनुप्रयोग से दुनिया में नैतिक ढांचा मजबूत किया जा सकता है, इंसान की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है, और संस्थाओं के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि संस्थाओं में अगर ज्यादा संवेदनशील लोग जाने लगे तो पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वंचित वर्ग का संसाधन भ्रष्टाचार में खाएंगे नहीं, क्योंकि मानसिक सुख जिस आदमी का बढ़ जाएगा, मानसिक सुख जिस आदमी महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो कमाई के पीछे नहीं भागेगा। उसके अच्छे जीवन की संकल्पना कैसे हो जाएगी? व्यापक। सज्जीवन की संकल्पना कैसे हो जाएगी? व्यापक। परिष्कृत सुखवादी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो संस्था के बारे में भी इस तरीके से आप उसकी समस्याओं का निदान भी ईआई से दे सकेंगे। तो मैंने दो आपको एप्लीकेशन पढ़ा दिए, तीसरा एप्लीकेशन संस्था का अपने से कर लीजिएगा। और अपेंडिक्स जो मैंने बताई थी कि एक अपेंडिक्स है डेनियल गोलमैन की, उस अपेंडिक्स वाले पार्ट को ऑनलाइन वो बुक बहुत सारी जगहों पर मौजूद है, 100 रुपए की किताब होगी, इससे ज़्यादा 200 रुपए की होगी, या कहीं आपको उसका एक शब्द मिल जाए, उसका सार मिल जाए, तो उससे अपेंडिक्स वाला पार्ट लीजिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को डेवलप कर लीजिएगा। तो ये मामला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, किसको हल करने के दो मॉडल हो जाएंगे। किसको हल करने के दो मॉडल हो जाएंगे फौजिया? ईआई हो जाने से भावना का प्रकटीकरण ज्यादा नहीं होगा। भावना का प्रकटीकरण ज्यादा क्यों नहीं होगा? कल ही पढ़ाया था कि ईआई में आप कौन सा इमोशन कहां प्रकट करना है, इमोशनल कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी इनफैक्ट कम्युनिकेशन करते समय भाषा के साथ इमोशंस को जोड़ना सीखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ कौशल विकसित होते हैं जिनको पढ़ना सीखना उसको। जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंट होता है उसके चेहरे के जेस्चर्स लैंग्वेज के साथ जुड़ते हैं। यौन हिंसा और आतंकवाद को रोकने के लिए मैंने बताया कि यौन हिंसा में सहिष्णुता वाला हटा देना, बाकी यौन हिंसा के जितने कारक हैं कैसे दूर होंगे? समानता बढ़ने से, संवेदनशीलता बढ़ने से, दूसरे की भावनाओं की समझ से, परिष्कृत सुखवाद के विकास से। तो यौन हिंसा में परिष्कृत सुखवाद पर जोर दोगे, भ्रष्टाचार आतंकवाद में नहीं दिया था, और आतंकवाद में सहिष्णुता पर जोर दिया था, यौन हिंसा में नहीं दोगे। वहां परिष्कृत सुखवाद वाला तक इस्तेमाल करोगे, सहिष्णुता वाला नहीं। यहां सहिष्णुता का तर्क इस्तेमाल किया है, बाकी समानता का तर्क यहां है वहां भी रहेगा। तो इस तरीके से कुछ बातें कॉमन होंगी, कुछ बातें अलग अलग होंगी। बुक का नाम है डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर उसका एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है तो नहीं ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड संगत है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज में करुणा है, इंपैथी है, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी लेके आता है। तो जब सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यू ही कंपैशन और इंपैथी है और ईआई से आ भी रही है, तो ईआई वाला आदमी क्यों नहीं फिट होगा उसके लिए? ईआई वाला आदमी फिट होगा। आप अतिशय भावुक हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि आदमी ढाबा खोल के बैठ गया, बहुत भावुक है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं था। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी भावुकता नहीं है जिसमें आपको बुद्धि लगाती नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड के साथ कंसिस्टेंट मामला है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जाना उन्हीं लोगों को चाहिए जिनमें समानुभूति और करुणा, और इमोशनल इंटेलिजेंस समानुभूति और करुणा का विकास करता है। तो दोनों बातें परस्पर संगत नहीं है। अब जरा बताओ इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में?
नहीं, यौन हिंसा का सवाल आएगा जीएसपी से भी सॉल्व करोगे, एआई का भी इस्तेमाल करोगे, पर इसका सुखवाद का भी इस्तेमाल करोगे। क्यों एक ही आइडिया सॉल्व करना चाहते हो? तुम्हारे सिलेबस में जो इतने सारे टॉपिक दिए गए तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो है। ये बात शुरू में बताई थी, जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अलग अलग नजरिए और डेवलप होते जाएंगे। पेपर मेरे पास नहीं, किसी के पास है क्या पेपर? स्वार्थवाद और ईआई साथ नहीं हो सकते। प्रबुद्ध स्वार्थवाद के साथ ईआई कुछ हद तक संगत है, लेकिन स्वार्थवाद के साथ नहीं है, क्योंकि स्वार्थी आदमी दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाता है, और ईआई में अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, ये सब शामिल होता है। ठीक है, कल पीवाईक्यू करेंगे, आज नहीं कर पाए, कल देखेंगे इसको, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और केस स्टडी। कल की क्लास से हम लोग केस स्टडी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर जाएंगे और फिर